हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज मास्टर क्लास सॉफ्ट इंजीनियरिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यह हमारा चैप्टर 4 का है। टॉपिक 1 चैप्टर 4 है डेटा स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट। जैसा कि सिस्टम डिज़ाइन और सॉफ्ट इंजीनियरिंग के सिस्टम डिज़ाइन में और फेजेस में एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें टॉपिक्स पे कवर करना होता है या हमें उसका नॉलेज होना चाहिए, और उसी के सोचते हुए उसी को दिमाग में रखते हुए उसी कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए फ्यूचर एक्सपेक्ट्स को दिमाग में रखते हुए हम उसका सिस्टम डिजाइन करते हैं। जो कि हमारा जो हम सिस्टम डिजाइन मेथड्स कौन सा फॉलो किया था, हमने प्लग एंड प्ले मेथड्स को हम फॉलो कर रहे हैं। तो उस कंसेप्ट्स को दिमाग में रखते हुए ये कंसेप्ट्स भी हमको क्लियर होना चाहिए, जो कि है डेटा स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट। इस टॉपिक में मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई डेटा बिग डेटा कैसे हम हैंडल करेंगे, कैसे हम मल्टी जो बिग डेटा होगा या इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स होगा या क्वायरी फायर होगा, तो कैसे हम क्यू क्यू सिस्टम को हम उसके अंदर डेवलप करेंगे, किस तरीके से हम पूरा किसी और डेटा को हार्वेस्ट करेंगे, उससे हम कुछ डेटा से कैसे इनपुट्स लेंगे, किस तरीके से लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम क्लस्टरिंग में कन्वर्ट करेंगे, टेबल्स को क्लस्टरिंग में करेंगे, सर्वर को हम क्लस्टरिंग में करेंगे, किस तरीके से हम किसी सिस्टम से ऑलरेडी चलते हुए सॉफ्टवेयर को किस तरीके से हम माइग्रेशंस करेंगे, ये हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। जो ये टॉपिक को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो पहले चैप्टर 1 से लेके अभी तक के टॉपिक्स को देख लें, ताकि आपको ये करंट टॉपिक समझने में आपको ईजी हो सके। क्या चीज़ हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, हम कोई भी सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन चला रहे हैं वो सब चीज़ उसका क्या चीज़ बैकबोन से सिर्फ एक ही चीज़ बैकबोन है, वो है डेटा। कैसे? डेटा क्या हो सकता है कि भाई जो भी चीज़ हमारा चल रहा है हम डेटा के लिए ही सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कि हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हमें कोई चीज़ ढूंढना हो, कोई चीज़ इजीली फिल्टर करना हो, एक दूसरे से डेटा शेयर करना हो, तो हमारे लिए वो इजी हो सके, इसी के लिए ही हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अब डेटा के कितने फॉर्म्स हो सकते हैं, कि एक तो ये कि वो बहुत लार्ज अमाउंट में हो सकता है, बिग डेटा हो सकता है, बिग डेटा हो सकता है। अगर बिग डेटा है तो हमारे पास क्या चीज़ होगा, उसका अगला फॉर्म्स क्या होगा, कि हमें जब भी उस पे बिग डेटा जब हम बिग डेटा पे कोई चीज़ निकालेंगे, उसमें से डेटा को जब निकालेंगे तो बिग क्वायरी हो सकती है, बड़ी क्वायरी हो सकती है, कि बहुत सेट ऑफ क्वायरीज हो सकती हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं, और हमें सर्वर्स की टाइम टू लीव को भी मद्देनजर रखते हुए हमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वायरीज को हमें ऑप्टिमाइज बनाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर अगली चीज़ क्या आ गई, क्वायरी ऑप्टिमाइजेशन। इट मीन्स कि किस किस तरह के फॉर्म्स हैं, कि एक तो बहुत अमाउंट ऑफ डेटा है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, बिग डेटा है ना, बहुत बड़ी बड़ी हमें क्वायरी चलानी पड़ रही है। क्वायरी क्वायरी चलानी पड़ रही है मीन्स क्वायरी के हमारा जो टीटीएल है हमें उसको भी हैंडलिंग करनी है। मीन्स हमें ऑप्टिमाइजेशन को हमें करना पड़ेगा, ताकि क्वायरी टाइम टू लीव के एक अंदर ही अंदर वो क्वायरी फायर होना चाहिए, उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब इसके लिए और क्या क्या डेटा को क्या क्या हो सकते हैं, माइग्रेशंस हो सकते हैं। डेटा एक एक फॉर्म्स डेटा के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म्स में कन्वर्ट करना मींस माइग्रेशंस हो सकता है। सॉफ्टवेयर माइग्रेशंस होते हैं तो हमें डेटा माइग्रेशंस की जरूरत पड़ती है। अब हमारे पास वहां पर प्रीवियस डेटा या कोई भी डेटा में ऑलरेडी जो हमारे पास डेटा स्टोर्ड है वहां पर हमें एक्सपोर्ट अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है, तो हम किस तरीके से वहां पर से हार्वेस्ट कर सकते हैं, वो हमें इस पूरे चैप्टर में देखना है। किस तरीके से हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास मेथड्स हो सकती हैं, किस तरीके से निकाल सकते हैं। प्लस हमें बिग डेटा है तो इसका मतलब हम किस तरीके से डेटा को मल्टीपल क्लस्टरिंग में डिवाइड कर सकते हैं, क्लस्टर्स कर सकते हैं, किस तरीके से हम बिग डेटा को स्टोर कर सकते हैं, कैसे हम डेटाबेस को अपने स्ट्रक्चराइज करेंगे। एज वेल एज हमें कोई बिग क्वायरी चला रहे हैं तो हम क्वायरी को क्यू कैसे करेंगे, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम उसमें क्वायरीज को या किसी भी चीज़ का क्यू मैनेजमेंट कैसे करेंगे। प्लस माइग्रेशन मैं आपको बता चुका हूँ। प्लस इसी डेटा के अंदर हम क्या चीज़ देखेंगे, इसी टॉपिक्स के अंदर इसी चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि डेटा की सिक्योरिटी और डेटा का बैकअप्स हम किस तरीके से करेंगे। अब इस टॉपिक में क्या आ जाता है, एक चीज़ मैंने आपको बताया, बिग डेटा। बिग डेटा मतलब बहुत बड़ा डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है। तो बार बार एक मैं वर्ड्स का यूज कर रहा हूँ, इट्स कॉल्ड क्लस्टरिंग।
व्हाट डू यू मीन बाय क्लस्टरिंग? क्या होगा कि जब हमारे पास बहुत सारा डेटा आ गया, बहुत ज़्यादा डेटा आ गया, तो सर्वर्स की, सिंगल सर्वर में एक प्रॉब्लम होती है कि सिंगल सर्वर्स में हम मैक्स टू मैक्स अगर लगा पाएंगे तो कोर i7 प्रोसेसर लगा पाएंगे, मैक्स टू मैक्स अगर रैम्स की भी एक कैपेसिटी लगा पाएंगे, एज वेल एज अगर मान लीजिए कि हम उसको क्लाउड पे भी अगर हमने स्टोर कर दिया, क्लाउड पे भी अगर स्टोर कर दिया तो भी क्लाउड पे जाना सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम उस जो क्वेरी चला रहे हैं या डेटा जो हमारे पास है, अगर हम उसको क्लस्टर्ड कर लें, इट इज़ अ सिंपल और लोवेस्ट कॉस्ट सॉल्यूशन। मीन्स हम कौन सा कंसेप्ट यहाँ पर आके आके आ गया यहाँ पर, क्लस्टर। मीन्स हम अपने डेटा को क्लस्टर में डिवाइड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको सिंपल से दूसरी इंजीनियरिंग के कंसेप्ट में मैं आपको बताऊं, तो वहां पर जब बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही होती है तो वो डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे क्लस्टर्स में बिल्डिंग्स को पार्ट्स में डिवाइड करती है, और उनके बीच में ज्वाइंट्स होते हैं, उनके बीच में ज्वाइंट्स होते हैं। मीन्स एक सिंपल सा एग्जांपल उसके अंदर क्यों बनाते हैं कि अगर अर्थक्वेक आया, तो अगर पूरी सिंगल बिल्डिंग अगर बनी होगी, सिंगल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सिंगल अगर बीच में ज्वाइंट्स नहीं होंगे, तो वो क्या होगा, जब वो एक तरफ से अगर क्रैक होकर डैमेज होगी तो वो पूरी बिल्डिंग को गिरा सकती है, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को गिरा सकती है। तो हम उसमें क्लस्टरिंग करते हैं। मीन्स हमारे पास जो हम डेटा का क्लस्टरिंग कर रहे हैं वो किस 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 पर्पज से कर रहे हैं, कि एक तो ये होगा जब बिग डेटा हमारे पास होगा तो हम क्लस्टरिंग क्यों कर रहे हैं, कि अगर उसमें क्रैश हो तो पूरा क्रैश ना हो। ठीक है, पूरा क्रैश ना हो। प्लस हमारे पास एक्सेसिबिलिटी, मतलब हम अलग अलग पार्ट्स में इंडिविजुअली, अगर किसी एक में मेंटेनेंस चल रहा है तो हम अगले में हमारा बाकी जो है वह एक्सेसिबल होगा, मीन्स प्रॉपर एक्सेसिबल होगा हमारे पास। एज वेल एज, अब क्योंकि उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हमने क्लस्टरिंग में कर दिया, पार्ट्स में कर दिया, टुकड़ों में कर दिया है, तो क्या होगा, वो उस पर्टिकुलर डेटाबेस में क्वेरी जब हम फायर करेंगे तो क्लॉज वगैरह लगाएंगे, वेयर ऑपरेशंस लगाएंगे, फिल्टरिंग लगाएंगे, तो उस फिल्टरिंग में सर्वर्स को, क्योंकि डेटाबेस है ना हमारा टुकड़ों में आ गया, डिवाइड में आ गया है, तो वो क्या होगा, उसको जल्दी ऑपरेशंस को, मतलब टाइम टू लीव टीटीएल को हमारा वहां पर शॉर्टेस्ट कर देगा। टाइम टू लीव, उस टीटीएल का जो अवेलेबिलिटी टीटीएल है, टाइम टू लीव है, उसके अंदर वो ऑपरेशंस करके कंप्लीट करके रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा। अब जैसा कि जब भी हम एप्लीकेशंस बनाते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो क्या होता है, आपने एप्लीकेशन बना दी, डेवलप हो गई, कस्टमर को डिलीवर्ड कर दिया, वो सॉफ्टवेयर को चलाने लगा, तो हम सबसे फर्स्ट कंसेप्ट में लेके चल रहे थे कि सॉफ्टवेयर हम कोई भी ऐसा नहीं बनाएंगे कि वो कुछ टाइम बाद वो कोलैप्स हो जाए। नहीं, हमारा जो टारगेट होता है वो ये होता है कि वो एटलीस्ट 5-10 साल चलना चाहिए। 1-2 साल की हमारी गारंटी होगी, प्लस 5-10 साल वो सॉफ्टवेयर चलना चाहिए। इट्स कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो हमारे जब भी हम आज की डेट में हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं तो उसमें एक पॉइंट्स लेके चलते हैं कि ये आगे चल के इसके अंदर इतना डेटा आएगा, तो हमारी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होगी वो ये सोचते हुए होगी कि हमारे पास इतना डेटा आना चाहिए और इतना डेटा आएगा। तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, हमारी एक, हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लास्ट चैप्टर जो हमने चैप्टर 3 पढ़ा, उसके अंदर हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पूरे फेजेस समझे कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से डेवलप्ड हो रहा है, कैसे हम एलसीएनसी जो कंसेप्ट है, जो फंडा फंडा है, हम उसको कैसे अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लेकर आ रहे हैं, लो कोड नो कोड कैसे आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ हम अब वहां पर जो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो हमारा सॉफ्टवेयर के इनपुट्स बनेंगे, उसके डेटाबेस डेटाबेस का स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कैसा बनेगा, डेटाबेस का स्ट्रक्चर वो हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जो डेटा है उसको सोचते हुए बनेगा। डेटा का क्या क्या पॉइंट सोचते हुए बनेगा, डेटा का लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, डेटा की सिक्योरिटी है, डेटा का क्रैश हैंडलिंग है, डेटा की क्लस्टरिंग है, सर्वर को मद्देनजर रखते हुए कि वो सर्वर को भी, उसको टाइम टू लीव को, वो उस टाइम टू लीव के अंदर ही अंदर हर तरह की रिपोर्ट्स को जनरेट कर सके। तो उसके अंदर क्या क्या चीजें उसमें इंप्लीमेंट होके आपके सामने वहां पर आपको दिखेंगी, आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं इस के लार्ज डेटा को हैंडल करने के लिए। क्या क्या हम कर सकते हैं। एक ही एक शब्द तो आपको मैं बता चुका हूं कि क्लस्टर। भाई हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को पहले से ही क्लस्टरिंग करके चलेंगे। ठीक है, क्लस्टरिंग टुकड़ों में करके चलेंगे, कि तो हम क्लस्टर किस किस लेवल पे कर सकते हैं। एक तो हम क्लस्टर कर सकते हैं डीबीएमएस लेवल पे, डेटाबेस लेवल पे कर सकते हैं।
डेटाबेस पे कर सकते हैं। डेटाबेस पे क्लस्टर मतलब हम मल्टीपल डेटाबेस ले लेंगे, मल्टीपल डेटाबेस बनाएंगे, बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैं ई कॉमर्स की अगर बात करूं तो वहां पर क्या होगा, प्रोडक्ट्स लाखों सैकड़ों हजारों में हो सकते हैं। वो इनिशियली अभी हमारे पास प्रोडक्ट्स है ना, थाउजेंड्स में है, या थाउजेंड्स में नहीं, हंड्रेड्स में है, लेकिन मिलियंस नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास मिलियंस हो गए तो हम एक डेटाबेस ले लेंगे, डेटाबेस फॉर प्रोडक्ट्स, एक डेटाबेस फॉर प्रोडक्ट्स लेंगे जहां पर सिर्फ प्रोडक्ट्स का एक टेबल, अगर प्रोडक्ट्स की एक टेबल में मिलियंस डेटा है तो हम एक ही टेबल, मतलब एक टेबल, एक डेटाबेस का हम एक क्रिएट कर लेंगे। मींस हम डेटाबेस लेवल पे हम उसको स्प्लिट करेंगे, डेटाबेस को मल्टीपल डेटाबेस में स्प्लिट करेंगे। प्रोडक्ट्स का हो गया, सेलर्स हजारों सैकड़ों लाखों मिलियंस ट्रिलियंस हो सकते हैं, तो हम सेलर्स का एक डेटाबेस ले लेंगे। बाकी चीजों के लिए हम अलग डेटाबेस ले लेंगे, रिव्यूज के लिए, रिव्यूज एंड कमेंट्स के लिए अलग डेटाबेस ले लेंगे। मींस हम ज्यादा से ज्यादा डेटाबेस को मल्टीपल डेटाबेस में स्प्लिट्स में हम उसको स्प्लिट करेंगे, डेटाबेस को मल्टीपल पार्ट्स में, मल्टीपल पॉइंट्स में हम उसको स्प्लिट करेंगे। अगली चीज क्या आ जाती है, हम टेबल्स को स्प्लिट कर सकते हैं क्या? अगली चीज जो डेटाबेस के अंदर भी जो टेबल है, हम उसमें भी स्प्लिटिंग करेंगे। किस, फॉर एग्जांपल कैसे स्प्लिट करेंगे? हम प्रोडक्ट्स को ही अगर पकड़ते हैं, अगर हम प्रोडक्ट्स को ही पकड़ते हैं तो हम किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं कि एक तो हम लेंगे, मान लीजिए कि अगर उसके अंदर 100 कॉलम्स हैं या 50 कॉलम्स हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा कौन सी चीज यूज हो रही है? आईडी तो सब में कॉमन होगी। अब हम इसको टेबल्स को डिवाइड करेंगे, डिवाइड्स के साथ आईडी, आईडी डॉट, आईडी डॉट, हमारे ये 50 कॉलम्स थे, उस कॉलम्स का एक एक दो कॉलम जिसमें सबसे ज्यादा डेटा आ रहा है, मींस कंटेंट करके हमारे पास सबसे ज्यादा डेटा आ रहा है, जो प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन शो कर रहा है, तो आईडी डॉट कंटेंट एक टेबल बन जाएगी, आईडी कॉमा कंटेंट एक टेबल बन जाएगी। फिर उसके अंदर एक पिक्चर्स की टेबल है जहां पर पिक्चर्स का डेटा सेव कर रहे हैं, तो आईडी डॉट आईडी कॉमा इमेज बन जाएगी। आईडी सब में कॉमन है, लेकिन हम इसमें टेबल्स को भी स्प्लिट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ डेटा। मीन्स हम टेबल्स को कॉलम में मल्टीपल कॉलम्स, जो 50 कॉलम्स है तो इसको स्प्लिट कर देंगे, किसी में 5 कॉलम ले लेंगे, किसी में 10 कॉलम ले लेंगे, किसी में 20 कॉलम ले लेंगे, और किसके अकॉर्डिंग लेंगे? जो ज्यादा कंटेंट ले रहा होगा उसको एक एक कॉलम में ले लेंगे, एक एक कॉलम, सिंगल कॉलम, आईडी एक कॉलम, आईडी एक कॉलम, आईडी एक कॉलम, आईडी एक कॉलम, और उसको स्प्लिट कर लेंगे, टेबल्स को स्प्लिट कर लेंगे, क्योंकि उसके अंदर फाइंड ऑपरेशंस लगाना, स्प्लिटेड जब टेबल होती है तो उसमें वेयर क्लॉज लगा के उसको ढूंढना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, अब हो गया टेबल्स को हम स्प्लिट कर रहे हैं, डेटाबेस को स्प्लिट कर रहे हैं, टेबल्स को स्प्लिट कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगली चीज आ जाती है, आपको क्वायरी को स्प्लिट करना है, क्वायरी स्प्लिटिंग करनी है। जो भी हम डेटाबेस में जब हम कोई सिलेक्ट क्वेरी चलाई हमने, और बहुत बड़ा डेटाबेस है, इंसर्ट करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, इंसर्ट अपडेट करना तो कुछ नहीं है, क्योंकि वहां पर वेयर क्लॉज लगा के हमने वहां पर कर दिया है कि भाई आईडी नंबर ये, या जिसका सेट ऑफ ये हो, वो ऑपरेशन चल रहा है। अब हमें यहाँ पर कौन सी चीज को करना है, अब आपको करना है क्वायरी को स्प्लिट करना है। क्वेरी स्प्लिट करने के लिए हमारे पास, जैसे एक एग्जांपल, क्वेरी स्प्लिट करने के लिए क्या करना होगा कि सेट ऑफ रोज, एक बार में एक सेट ऑफ रोज ही वो डेटा डिस्प्ले करें। मींस एक बार में 100 रोज दिखाए, फिर मैं पेज नेक्स्ट पेज करूं, पेज नेक्स्ट करूं तो 100 रोज दिखाए, फिर पेज नेक्स्ट करूं तो 100 रोज दिखाए, फिर पेज नेक्स्ट करूं तो 100 रोज दिखाए। मींस हम जो एक एसक्यूएल का एक एग्जांपल होता है, उसके थ्रू मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं मैं। स्क्रीन पे आपको मैं उसका एग्जांपल बताया था, जिसके लिए हम यूज करते हैं ऑफसेट। ऑफसेट यूज करते हैं। ऑफसेट मतलब कितने रोज, मतलब पेज का साइज 100 हो गया, और पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, ये इस तरीके से हम वहां पर सेट ऑफ ऑफसेट कर रहे हैं। मीन्स पेजेस को सेट्स में खोल रहे हैं, जो हमारे रोज हैं, क्वेरीज है, उसको स्प्लिट करके सेट में उसको ओपन कर रहे हैं, सेट्स में उसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेरी स्प्लिट हो रही है, तो हम और क्या चीज कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं इसके अंदर?
हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से करेंगे, जो हमारा फंक्शन है या मेथड है, वो मेथड्स पे जो हम क्लॉज लगा रहे हैं या कोई कुछ क्लॉज लगा रहे हैं, कुछ ऑपरेशंस लगा रहे हैं, कुछ इफ एल्स लगा रहे हैं, उसको हम फंक्शंस में, मतलब जावा स्क्रिप्ट फंक्शंस को कॉल करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जावा स्क्रिप्ट के थ्रू वो ऑपरेशंस कराने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा पूरा टेबल है, अब हमें चाहिए कि भैया वो इस कॉलम को जोड़ के इन दोनों कॉलम को जोड़ के एक कॉलम में दिखाए, फिर उसका ये हो डिवाइड हो, कुछ फॉर्मूला हम इनपुट्स कर रहे हैं, तो वो हम क्वायरी में ना देते हुए यहाँ पर हम टेबल को पूरा कॉल करेंगे, और सेल वाइज हम पूरा जो ऑपरेशन है वो जे क्वायरी फंक्शन बना के उसको उस ऑपरेशंस को करवाएंगे। मींस क्लाइंट एंड पे ये जे क्वायरी जो कॉल होगी वो क्लाइंट एंड पे होगी। मींस हम सर्वर पे उसको लोड नहीं देंगे, हम उसको जे क्वायरी फंक्शंस के थ्रू उसको करने की कोशिश करेंगे। जे क्वायरी फंक्शंस के थ्रू उसको ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, ना कि उसको हम सर्वर को है ना क्वायरी के फॉर्म में हम उसको इनपुट्स दे देंगे, ये नहीं करेंगे। हम उसको क्लाइंट एंड की मशीन जो है वहां पर उसको सर्वर बेस्ड उसको हम जे क्वायरी को हम कॉल करेंगे। और क्या चीज कर सकते हैं हम? क्वायरी स्प्लिटिंग कर रहे हैं, हम क्वायरी को स्प्लिट्स कर रहे हैं। मींस टेबल्स को स्प्लिट कर रहे हैं, डेटाबेस को स्प्लिट्स कर रहे हैं, क्वायरी को स्प्लिट्स कर रहे हैं, फिर जो भी उस पे जो ऑपरेशंस लग रहे हैं वो हम जे क्वायरी के थ्रू ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं। एज वेल एज हम ऑपरेशंस में इस तरह के ऑपरेशन सेव अपडेट वाले जो ऑपरेशंस होंगे, हम उसमें उसको भी हम फंक्शंस के सेट ऑफ फंक्शंस के थ्रू ही हम उसको कॉल करते जाएंगे और अपडेट करते चले जाएंगे। मीन्स इंडिविजुअली सेल हमें अपडेट करना है तो वेयर क्लॉज लगाया, फिर हमें सेट ऑफ रोज में हमें सेट करना है, मिलियंस आपके 1 मिलियंस डेटा में हमें उसको ऑपरेशंस, उसको कोई एक ऑपरेशंस को सेव करना है, अपडेट करना है, एक एक रिकॉर्ड्स को करना है। तो हम या तो सेट ऑफ ऑपरेशंस पे अपडेट करेंगे, या फिर हम वन बाय वन एक एक रो पे एक एक ऑपरेशन कॉल करा के उसको कुछ टाइम बाद उसको ऑपरेशन को सेव करा देंगे और अपडेट कराएंगे। मीन्स हम jQuery फंक्शन फैच के लिए भी स्प्लिट कर रहे हैं, उस क्लाइंट एंड की प्रोग्रामिंग का यूज कर रहे हैं, और डेटा को सेव करने के लिए, अपडेट करने के लिए, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए भी jQuery और जावास्क्रिप्ट फंक्शंस के ऑपरेशंस को हम मल्टीपल मेथड में कॉल कर रहे हैं। यहाँ पर हम कहीं भी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि हमारा जो एसक्यूएल क्वायरी है, हम पहले तो स्प्लिटिंग फंक्शंस को मेथड को कॉल करेंगे। हम ये ऐसा नहीं करेंगे, एप्लीकेशन को सॉफ्टवेयर को हम ऐसा नहीं बनाएंगे कि कल की डेट में हमको वो जरूरत पड़ी कि भाई साहब अब ये है ना हमें इसको स्प्लिट करने की जरूरत पड़ गई, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आ गया, तो हम पूरा सॉफ्टवेयर फिर से नहीं बनाएंगे। हम डेटा टेबल को हम उस टाइम पे डिवाइड नहीं करेंगे, वो हमारे लिए बहुत टिपिकल टास्क हो जाएगा। हम पहले से ही उसके बारे में प्री डिफाइंड सोच के चलेंगे कि हमें ऐसा करना पड़ सकता है इन फ्यूचर। तो हम क्या करेंगे, हम पहले से डेटाबेस, मल्टीपल डेटाबेस और मल्टीपल टेबल्स में हम स्प्लिट कर लेंगे। मल्टीपल डेटाबेस, स्प्लिटेड टेबल को मल्टीपल डेटाबेस में डिवाइड करना तो फिर भी कुछ हद तक डिवाइड पॉसिबल है, तो आप इनिशियली एक ही डेटाबेस में कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल टेबल्स में आप स्प्लिट करके आप उसको प्रॉपर प्रॉपर उसको डिजाइन करेंगे और प्रॉपर उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसा कि इस एप्लीकेशन में भी हमें डेटा के बारे में ज़्यादा सोचना है, तो हमारे पास जब भी नया न्यू कॉलम अगर हमें डिफाइन करना पड़ा, न्यू कॉलम हमें डिफाइन करना पड़ा, तो हमें उसमें एक और उसका एड ऑन टेबल लेके उसका न्यू कॉलम को हम लेंगे, ताकि कहीं भी डेटा के अंदर, उसके अंदर उसकी इंटीग्रिटी पे है ना कोई प्रॉब्लम ना आए, उसको प्रॉपर अवेलेबिलिटी हो, उसके अपडेट्स हो, उसके सारी चीजें हो। और जितना ज्यादा आप कोशिश कर सकें, जितनी ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश कर सकें, वो ये कि जो भी हम क्वेरी बेस्ड जो ऑपरेशन है वो हम क्लाइंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू उसको परफॉर्म कराएं, लाइक jQuery या जावा स्क्रिप्ट, जहां पर हम क्लाइंट एंड की प्रोग्रामिंग लगा के उसको हम ऑपरेशंस को परफॉर्म कराएं, ना कि हम उसको एसक्यूएल की सिलेक्ट ऑपरेशन में हम उसकी है ना इतनी सारी गुड़ा गणित लगाएं। मीन्स अगर हमें 3 टेबल्स का कुछ ऑपरेशन लगा के एक सिंगल रिपोर्ट बनानी है 3 टेबल की, तो 3 टेबल को एज इट इज आप पेज वाइज ओपन करो, एज इट इज पेज वाइज ओपन करो, और जे क्वायरी से उसके ऑपरेशंस को परफॉर्म करा के रिपोर्ट्स जनरेट कराओ। जे क्वायरी या जावा स्क्रिप्ट कहाँ पर रन होती है? क्लाइंट एंड पे रन होती है, आपके सर्वर्स पे उसके इनपुट्स, उसका लोड कम से कम आता है, कम से कम लोड आता है। तो उससे क्या फायदा होगा? जो हमारा सर्वर्स का जो डेटा की इंटीग्रिटी है वो बनी रहेगी, एज वेल एज जो हमारा सर्वर जो टाइम टू लीव के अंदर जो डेटा को परफॉर्म करके हमें रिपोर्ट, हमें यहाँ पर तीनों टेबल दे देगा, ऑपरेशन हम जे क्वायरी पे कर रहे हैं, एज वेल एज जो हमारा सीपीयू का जो लोड है, जो हमारा सर्वर का जो लोड है, वो हम मिनिमाइज कर पाएंगे, कम से कम कर पाएंगे।
इट मीन्स कि हम और एक चीज़ और चीज़ से हम बचेंगे। हमें जो क्वेरी ऑप्टिमाइज़ेशंस में जो अपना दिमाग खपाना पड़ता है, क्वेरी ऑप्टिमाइज़ेशंस में जो हमें अपना दिमाग खपाना पड़ता है, वो हमें नहीं खपाना पड़ेगा। हम तो सिर्फ़ जस्ट सेलेक्ट ऑपरेशन लगा के उसकी टेबल्स को हमने कॉल कर लिया, टेबल्स को कॉल करने के बाद कुछ भी हमने ना प्राइमरी आईडी ना की लगानी है, ना रेफ़रेंस की लगानी है, कुछ नहीं लगाना, सीधे-सीधे हमने कॉल कर लिया और जो भी ऑपरेशंस जो हम लगा रहे हैं वो आईडी वाइज़ हम जावेस के जे क्वेरी से हम उसको ऑपरेशन कराएंगे। इट मीन्स कि जब हमारे पास बिग डेटा जब हमारे पास आ जाता है, बिग डेटा हमारे पास आ गया, तो अब हमें हमें मालूम है कि वो क्वेरी के टाइम टू लीव फंक्शंस में एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, तो हम उसको कैसे करेंगे? हम टेबल्स को कॉल कर लेंगे और फिर जो बाकी ऑपरेशन है वो हम जे क्वेरी जावा स्क्रिप्ट के थ्रू उसको इंडिविजुअली थोड़े थोड़े टुकड़ों में उसको परफॉर्म कराएंगे। और टेबल्स स्प्लिटिंग हम पहले से ही स्ट्रक्चराइज करके चलेंगे कि हमें इसमें टेबल स्प्लिटिंग करके चलना है। मतलब हमारा प्रोजेक्ट 10 साल तक चलना चाहिए, 5 साल तक चलना चाहिए। वो कब पॉसिबल होगा कि आप 5 साल बाद का आपका डेटा कितना होगा, उसकी प्लानिंग आप पहले से लेकर अगर चलते हैं तो। इट मीन्स कि इसी चैप्टर में जो अगले टॉपिक्स जो होंगे, इसी चैप्टर्स में जो अगले टॉपिक्स होंगे वो इन्हीं सब चीज़ों पे होंगे कि हम क्लस्टरिंग को कैसे करें और कौन सी चीज़ें होती हैं, एज वेल एज डेटा की सिक्योरिटीज के लिए हम क्या कर सकते हैं, डेटा की कंसिस्टेंसी के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशंस किस तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं, उसके भी आपके पास प्लग्स होंगे, ऑपरेशंस होंगे, प्री डिफाइंड फंक्शंस आप बना के रखेंगे ताकि आप पहले से ही उसको आपके पास बिग डेटा को कॉल करने के लिए वहां पर ऑपरेशंस हो। कौन-कौन से अगले टॉपिक्स हो सकते हैं जो आपको मैंने बताया? अ, एक तो आ जाएगा आपका डेटा स्ट्रक्चर, एक टॉपिक आ जाएगा जहां अगला टॉपिक होगा कि डेटा स्ट्रक्चर, कि आपके डेटा का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर। और क्योंकि मैंने आपको बोला कि बिग डेटा में हम क्वेरी पे कम ऑपरेशन करते हैं और हमारे ज़्यादातर जो ऑपरेशंस होंगे वो जे क्वेरी पे या जावा स्क्रिप्ट बेस्ड होंगे, मीन्स हमें डेटा स्ट्रक्चर का कंप्लीट कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए। ट्रेसिंग कैसे करेंगे, है ना? उसके बाद लूप्स चला के हमें एक-एक रिकॉर्ड को ट्रेस करना है, उसको कैसे करेंगे? इन बीच में कोई इंसर्ट करना है, कैसे करेंगे? और ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको है ना ऊपर-नीचे करना है, अप-डाउन्स करना है, किसी को ऊपर लाना है, किसी को नीचे लाना है। तो ये सब ऑपरेशंस हम जावास्क्रिप्ट jQuery बेस्ड करके फिर फाइनल अपडेट वहाँ पर अपडेट करेंगे या उसके आईडी बेस्ड हम अपडेट्स करेंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हमें कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, जो हमने इंजीनियरिंग के एक मेन सब्जेक्ट होता है डेटा स्ट्रक्चर, उसी उस तरीके का ये एक डेटा स्ट्रक्चर होता है कि किस तरीके से 5 ऑपरेशंस जो होते हैं वो किस तरीके से परफॉर्म हम कर सकते हैं। फिर आप उसके अंदर देख सकते हैं कि हमें क्वेरी को अवॉइड करना है, उसकी जगह हमें फंक्शंस जे क्वेरी या जावा स्क्रिप्ट फंक्शंस को हमें परफॉर्मेंस उसको कराना है, जिसमें हम जावा स्क्रिप्ट या जावा स्क्रिप्ट का एक्सटेंडेड वर्जन जो है जे क्वेरी जो लाइब्रेरी है, जे क्वेरी लाइब्रेरी का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके हम अपने ऑपरेशंस क्लाइंट एंड पे एग्जीक्यूशंस कराएंगे। फिर डेटा की सिक्योरिटी और बैकअप फंक्शंस क्या होंगे, वो सारी चीज़ें हम, एक टॉपिक बन सकता है अवॉइड क्वेरी, क्वेरी को अवॉइड करना है फॉर द ऑपरेशंस। फिर डेटा की सिक्योरिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्रैश के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्रैश हो गया उसके लिए क्या कर सकते हैं, बैकअप सिस्टम क्या होगा, बैकअप सिस्टम क्या हो सकता है, सर्वर का इन्वायरमेंट कैसा हो सकता है, सर्वर को हम कैसे क्लस्टरिंग करेंगे। ये सर्वर का इन्वायरमेंट हम अगले चैप्टर में भी देखेंगे कि वहां पर हम सर्वर्स के एग्जीक्यूशंस को हम कैसे क्लस्टर्स कर रहे हैं, इंडिविजुअली फीचर्स को, फंक्शंस को किस तरीके से हम क्लस्टरिंग कर रहे हैं, वो भी हम देखेंगे। सर्वर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर्स के स्ट्रक्चर, क्लाउड क्या है, सिंगल सर्वर्स क्या है, ब्रॉडबैंड्स पे कैसे चला सकते हैं, वो सब चीज़ भी हम देखेंगे। ये डेटा वाले में हम जस्ट डेटा के बारे में हम पूरा इस पूरे चैप्टर में डेटा के बारे में हम सीखेंगे और डेटा के बारे में ही हम इसमें लर्न करेंगे कि डेटा के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें माइंड में रखनी होती हैं। इस टॉपिक में बस इतना ही। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको सभी वीडियो ट्यूटोरियल्स के अलर्ट्स मिल सकें। और हमारे अब जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि भाई आपका जो पहला जो हमारा चैप्टर था, जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम था कि व्हाट इज इश्यूज ऑफ प्रोग्रामर, वो हमने कैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो
इश्यूज थे, प्रोग्रामर्स के इश्यूज थे, उन इश्यूज को हमने कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के थ्रू रिजॉल्व करा, कौन से न्यू चैलेंजेस उसके अंदर आए, कौन कौन से चैलेंजेस आए थे जिसके लिए नए अमेंडमेंट्स हुए, और एक जो हमारा बिग कंसेप्ट है लो कोड नो कोड, हम उसको कैसे, लो कोड कंसेप्ट को हम कैसे फॉलो कर रहे हैं, कैसे हम बिना प्रोग्रामिंग के कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेंगे, किस तरीके से आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, क्या हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की मेथड्स होती हैं, प्रोग्रामर की मेथड्स क्या होती हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मेथड्स कौन सी होती हैं, और राइट वे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कौन सा राइट वे है। चैप्टर 2 के अंदर मैंने आपको HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट विथ हिस्ट्री की उनकी ज़रूरत क्यों लगी, कहाँ से आया, एग्जिस्टिंग में क्या प्रॉब्लम थी कि अमेंडमेंट्स आए, HTML में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि CSS आया, HTML CSS में कौन से अमेंडमेंट्स चाहिए थे कि जावा स्क्रिप्ट आया, जावा स्क्रिप्ट में क्या प्रॉब्लम थी, क्या उसके सॉल्यूशन निकाला जो कि jQuery और अजाक्स के फॉर्म में आया। फिर हमें यूआई फ्रेमवर्क में बहुत ज़्यादा सीएसएस लिखनी पड़ती थी, रेस्पॉन्सिव लेआउट की हमें बहुत ज़्यादा सीएसएस लिखनी पड़ती थी, तो उसके लिए कौन सा फ्रेमवर्क आया, बूट स्ट्रैप फ्रेमवर्क आया जो हम आज की डेट में 4.x फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। फिर बूट स्ट्रैप फ्रेमवर्क के साथ ही साथ अब हमें सर्च इंजन से अपने डेटा को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, सोशल मीडिया से हम अपने डेटा को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके लिए हमने सोशल सर्च इंजन के लिए स्कीमा पढ़ा था और सोशल मीडिया के लिए ओपन ग्राफ पढ़ा था। तो आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 भी ज़रूर देख लीजिए, एज वेल एज चैप्टर 3 जहां पर मैं आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फेजेस के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, एज वेल एज आपको मैंने एसआरएस की कुछ मेथड्स बताई, कॉस्टिंग करने की कुछ मेथड्स बताई हैं, और प्लग एंड प्ले एक मेथड बताई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक मेथड्स बनाई, कोड रीयूज का प्रॉपर यूज क्या हो सकता है, किस तरीके से हम रीयूज कर सकते हैं, उसकी मैंने आपको एक मेथड बताई है। प्लस अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो डेटा को लेकर है, हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में हम है ना सर्वर्स का पूरा एनवायरनमेंट देखेंगे, उसके अगले चैप्टर्स में हम प्लग्स को या रेडीमेड जो हमारे हम फंक्शंस को कोड्स को रीयूज कर रहे हैं उनका हम डेवलपमेंट देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।